हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट के ऑफिस, इलेक्शन, पावर, टर्म, इम्पीचमेंट और वैकेंसी से डील करते हैं, और आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है। ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक्ड है सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिर्फ आर्टिकल याद ना करें, बल्कि ये समझें कि प्रेसिडेंट का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर क्या है। अब हम पहले आर्टिकल पर आते हैं, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बहुत छोटा है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब ये है कि इंडिया में सिंगल एग्जीक्यूटिव हेड होगा। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, इंडिया ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड है। यहाँ पर एक गोल्डन लाइन याद रखिए, द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाइल द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम आते हैं आर्टिकल 53 पर। आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट करती हैं। मतलब थ्योरेटिकली सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन आर्टिकल 53 को आर्टिकल 74 के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट अपना काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर करेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ कहता है एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, और दूसरी तरफ कहता है कि प्रेसिडेंट एडवाइस के बिना कुछ नहीं करेगा। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955। आर्टिकल 53 को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट सिर्फ फॉर्मल हेड है। इस जजमेंट ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर दिया कि इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। यहाँ पर एक लाइन याद रखिए, आर्टिकल 53 वेस्ट पावर इन प्रेसिडेंट, बट आर्टिकल 74 ट्रांसफर्स रियल पावर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं होता, यानी प्रेसिडेंट को पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू। इलेक्टोरल कोलाज में शामिल होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड एमपीज़, राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी, स्टेट के इलेक्टेड एमएलए, दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते। इलेक्शन का मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है यूनियन और स्टेट के बीच फेडरल बैलेंस मेंटेन करना। आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 55 पर आते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का टेक्निकल मैकेनिज्म बताता है। आर्टिकल 55 का एम है यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना यूनियन ज़्यादा पावरफुल हो और ना ही स्टेट्स। एमएलए का वोट का वैल्यू स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। एमपी के वोट का वैल्यू टोटल एमएलए वोट्स के बराबर एडजस्ट किया जाता है। इस पूरे सिस्टम का गोल है कि प्रेसिडेंट सच में फेडरल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव बने। अब हम आते हैं आर्टिकल 56 पर, जो प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है। आर्टिकल 56 कहता है कि प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स का टर्म डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस से काउंट होता है, डेट ऑफ इलेक्शन से नहीं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, प्रेसिडेंट का टर्म फिक्स्ड है, लेकिन प्रेसिडेंट अपना ऑफिस 5 ईयर्स के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है, जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट चार्ज ना ले ले। इसका पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को अवॉइड करना। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट के रिजाइनेशन का भी प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके दे सकता है। आर्टिकल 56 के बाद हम आर्टिकल 57 पर आते हैं। आर्टिकल 57 कहता है कि प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, जब तक वो इलेक्शन जीतता रहे।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टर्म लिमिट इम्पोज नहीं की है। इस प्रोविज़न का रीज़न ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल पावर होल्डर नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माना है, इसीलिए लिमिटेशन लगाने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखना बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो ट्वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन याद रखिए, देयर इज़ नो बार ऑन री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं आर्टिकल 58 पर, जो क्वालिफिकेशंस पर डील करता है। आर्टिकल 58 कहता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पर्पस है एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करना। अब हम आते हैं आर्टिकल 59 पर। आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट के कंडीशंस ऑफ ऑफिस बताता है। आर्टिकल 59 कहता है कि प्रेसिडेंट अपने टर्म के दौरान किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम एमपी होता है तो इलेक्शन के बाद सीट ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाती है। आर्टिकल 59 ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस होता है राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट का सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, यानी पार्लियामेंट वोट नहीं करती। ये प्रोविज़न प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के ओथ पर। आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहता है कि प्रेसिडेंट अपना ऑफिस एज्यूम करने से पहले ओथ या अफर्मेशन लेगा। इस ओथ में प्रेसिडेंट प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेगा और पीपल ऑफ इंडिया की सर्विस करेगा। प्रेसिडेंट का ओथ नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। अगर सीजीआई अवेलेबल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ओथ एडमिनिस्टर कराता है। अब हम आर्टिकल 56 से 60 का कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी समझते हैं। इन आर्टिकल्स का मेन एम ये है कि प्रेसिडेंट को एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाया जाए। टर्म फिक्स करके स्टेबिलिटी दी गई। री इलेक्शन अलाउ करके एक्सपीरियंस को वैल्यू दी गई। क्वालिफिकेशन और कंडीशंस ऑफ ऑफिस के थ्रू एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस को रोका गया। ओथ के थ्रू प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोरली बाइंड किया गया। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के सबसे सेंसिटिव और रेयर टॉपिक पर, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो दिया गया है आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव करना। यहाँ सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि प्रेसिडेंट को कैजुअली रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, पॉलिसी डिफरेंस या गवर्नमेंट का प्रेशर कभी भी इम्पीचमेंट का ग्राउंड नहीं हो सकता। एक लाइन याद रखिए, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर नो अदर रीजन। अब हम इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि प्रोसीजर ही आर्टिकल की सोल है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। सबसे पहले प्रेसिडेंट के अगेंस्ट 14 डेज का रिटन नोटिस दिया जाता है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी से। यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं बल्कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 रिक्वायर्ड होता है। अगर एक हाउस रेजोल्यूशन पास कर देता है तो दूसरा हाउस चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन करता है। प्रेसिडेंट को अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। इस प्रोसीजर को इतना स्ट्रिक्ट इसलिए रखा गया ताकि मिसयूज़ ना हो। इसी वजह से आज तक किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, आज तक इम्पीचमेंट हुआ क्यों नहीं? इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन में छुपा हुआ है। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करते, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरह एक्ट नहीं करता और डे टू डे गवर्नेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी है। हाई मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि इम्पीचमेंट तभी पॉसिबल होगा जब ऑलमोस्ट पूरा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के कंडक्ट पर एग्री हो।
अब हम आते हैं आर्टिकल 62 पर, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी से डील करता है। वैकेंसी हो सकती है डेथ से, रेजिग्नेशन से, इम्पीचमेंट से या टर्म एक्सपायरी से। आर्टिकल 62 क्लियरली कहता है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करना मैंडेटरी है। इस प्रोविज़न का पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी प्रेसिडेंट के ऑफिस को वैकेंट नहीं छोड़ना चाहता। जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट फुल प्रेसिडेंट के पावर्स एक्सरसाइज करता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में फंक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के सबसे मिसअंडरस्टूड पावर पर, आर्टिकल 72 यानी पार्डनिंग पावर पर। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पनिशमेंट को पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन या कम्यूटेशन करने की। प्रेसिडेंट की ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है कोर्ट मार्शल के केसेस में, यूनियन लॉ के ऑफेंसेस में, डेथ सेंटेंस के केसेस में। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, गवर्नर डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता लेकिन प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन एक और बात इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर भी एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही एक्सरसाइज करता है। केस लॉ से समझते हैं। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन डिसाइड करते वक्त केस के मेरिट्स और एविडेंस को देख सकता है। कोर्ट ने कहा हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो केस के फैक्ट्स को देखे, एविडेंस को देखे और ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करे। लेकिन कोर्ट ने एक और बात क्लियर कर दी, प्रेसिडेंट ये पावर अपनी पर्सनल विजडम से नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्सरसाइज करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्डनिंग पावर जुडिशियल पावर का अल्टरनेटिव नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व है। आर्टिकल 72 के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, जुडिशियल रिव्यू। मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्डनिंग पावर एब्सोल्यूट नहीं है और लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती हैं। मतलब कोर्ट नॉर्मली प्रेसिडेंट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पर रिव्यू पॉसिबल है। ये ग्राउंड्स क्लियरली एक्सप्लेन किए गए इपुरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 केस में। कोर्ट ने कहा पार्डनिंग पावर चैलेंज की जा सकती हैं अगर डिसीजन मेलाफाइड हो, आर्बिट्ररी हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो या इर्रेलेवेंट पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर बेस्ड हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 की, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्रेसिडेंट के पावर्स पर पड़ा। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 74 में ये क्लेरिफाई किया गया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करने के लिए बाउंड होगा। मतलब प्रेसिडेंट के पास एडवाइस को इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं है। इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन और लिमिटेड हो गई और पार्लियामेंट्री सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो गया। 42nd अमेंडमेंट के बाद एक और कंसर्न उठा कि प्रेसिडेंट कम्प्लीटली पावरलेस हो गया। इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया। इस अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एक लिमिटेड सेफगार्ड दिया। 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकंसिडरेशन के बाद वही एडवाइस दोबारा भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट उसे मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के पास डिले पावर है लेकिन वीटो पावर नहीं। आर्टिकल 72 में डायरेक्ट अमेंडमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन 42nd और 44th अमेंडमेंट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पार्डनिंग पावर पर भी पड़ा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट हर पावर एड
एंड एडवाइस पर एक्सरसाइज करता है तो पार्डनिंग पावर भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह, मरूराम और इपूरू सुधाकर केसेस में ये क्लियर किया कि प्रेसिडेंट की मर्सी पावर पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है। इसी तरह अमेंडमेंट्स ने प्रेसिडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाया, ना कि कोई एब्सोल्यूट रूलर। इस पूरे वीडियो के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को क्लियर तरीके से समझ पाते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ना तो एक पावरलेस रबर स्टैम्प है और ना ही एक एब्सोल्यूट रूलर। प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंदर फंक्शन करते हैं। आर्टिकल 52 से 62 हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, टर्म, क्वालिफिकेशन और रिमूवल प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि ऑफिस की डिग्निटी बनी रहे। आर्टिकल 61 का इम्पीचमेंट प्रोसीजर ये इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन पर ही हटाया जा सकता है और पॉलिटिकल मिसयूज नहीं हो। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के एक ह्यूमैनिटेरियन पावर देता है, पार्डनिंग पावर, लेकिन जुडिशरी ने ये इंश्योर किया है ये पावर भी आर्बिट्ररी ना हो। 42nd और 44th अमेंडमेंट ने एक फाइनल क्लैरिटी दी कि प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में एक मॉरल और स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।